नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज सबसे पहले बात पुतिन के सबसे बड़े डर की करने जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस में मौजूद हजारों बम शेल्टर को आधुनिक बनाने का ऑर्डर दे दिया है। पूरे रूस में बम शेल्टर की मरम्मत भी शुरू हो गई है। परमाणु बंकरों पर जड़ा ताला भी खुल गया है। पुतिन के सुरंगों का शहर आखिर कैसा है? एटम बॉम्ब का तोड़ कहे जाने वाले पुतिन के उन तमाम बंकरों का नक्शा टीवी पर आज आप पहली बार देखने जा रहे हैं। जमीन के अंदर बसा पुतिन का अदृश्य शहर है। पाताल में बसा एक ऐसा नगर जहां घुप अंधेरा पसरा है। एक ऐसा अभेद किला जिसकी गुफाओं का अंत जल्दी मिलता नहीं। बंकरों की एक ऐसी भूल भुलैया जहां दुनिया के किसी भी देश के स्पेशल फोर्स भी चकमा खा जाए। ऊपर धरती पर अगर बड़ी से बड़ी मिसाइलें भी फट जाएं, तो इसके सन्नाटों में आकर मिसाइलों का शोर भी शून्य हो जाता है। जिधर देखो उधर अंधकार, सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरता 100% बचाव की गारंटी। ये मॉस्को में जमीन में सैकड़ों मीटर की गहराई में मौजूद बंकरों का ऐसा जाल है जिसे पुतिन का पाताल लोक कहा जाता है। एक ऐसा लोक जो अमेरिका के परमाणु हमलों से भी महफूज है। यहां नेटो का रेडिएशन वार भी खाली चला जाएगा। यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन ने देश भर में मौजूद हजारों बम शेल्टर को आधुनिक बनाने का आदेश दिया। पुतिन के आदेश के बाद सोवियत दौर के बंकरों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। रूस के हजारों बंकरों में से कई बंकर बरसों से बंद पड़े हैं। रूस के तहखानों पर ताला चढ़ा था, लेकिन अब सभी बंकरों में फुल रफ्तार के साथ काम चल रहा है। यहां तक कि 3 दशकों से अधिक वक्त से बंद सुरंगें खुल गई हैं। निरीक्षण और मरम्मत का काम फुल स्पीड से चल रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ मॉस्को में ही कम से कम 60 बम शेल्टरों को इस्तेमाल के लिए तैयार कर दिया गया है। क्या मॉस्को परमाणु हमले के डर से डरा हुआ है? क्या क्रेमलिन की दीवारों में हमले का खौफ समा गया है? क्या सुरंगों और बंकरों की मरम्मत का आदेश पुतिन की बेचैनी की तरफ इशारा कर रहा है? पुतिन के इस आदेश से कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या रूस पर परमाणु हमला होने वाला है? मॉस्को पर परमाणु धमाका कौन करने वाला है? क्या रूस पर समंदर के रास्ते होगा परमाणु हमला? क्या क्रेमलिन पर मिसाइल से एटम बम गिरेगा? मॉस्को से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने रूस पर बड़े हमले की आशंका को बढ़ा दिया है। पेंटागन के खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मॉस्को में धरती के नीचे करीब 19 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंगों का जाल है। 17 किलोमीटर लंबी एक खास सुरंग क्रेमलिन से जुड़ी है। धरती के नीचे अगर बम शेल्टरों और परमाणु बंकरों की साफ सफाई और मरम्मत का काम चल रहा है, तो पुतिन के दफ्तर के पास पांचसीर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। पुतिन के सरकारी आवास को एयर डिफेंस सिस्टम के सुरक्षा कवच से लैस किया गया है। मॉस्को को बड़े हमले से बचाने के लिए पांचसीर S-1 के साथ ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी मॉस्को के आसपास तैनात किया गया है। ऐसा क्यों दावा किया जा रहा है कि रूस पर हमले का साया मंडरा रहा है? इसे लेकर 4 ठोस वजह पेश की गई हैं। वजह नंबर 1, यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस का रयाजान मिलिट्री बेस पर हमला हो चुका है।
वजह नंबर 2, कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस के कुर्स्क एयरफील्ड पर ड्रोन अटैक हो चुका है। वजह नंबर 3, यूक्रेन की राजधानी कीव से 1090 किलोमीटर दूर रूस का सारातोव मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है, जहां रूस के परमाणु बम होने का दावा किया जाता है, क्योंकि सारातोव में ही रूस का एंगल्स एयरबेस है। एंगल्स एयरबेस पर हमला कर यूक्रेन रूस के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर को नुकसान पहुंचा चुका है। वजह नंबर 4, दावा किया जा रहा है कि रूस के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स पहुंच गई है। अगर ये दावा सच साबित हुआ तो रूस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूस पे आत्मघाती हमलों की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि यूक्रेन के स्पेशल फोर्स को अमेरिका की सील और ब्रिटेन के एसएएस कमांडो ट्रेंड कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की के कमांडो ब्रिटेन में रहकर स्पेशल ट्रेनिंग ले चुके हैं। यही वजह है कि पुतिन की टेंशन बढ़ गई है। रूस की स्पेशल फोर्स स्पिट्ज़नाज़ अलर्ट पर है। साथ ही साथ रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर खतरे में है। रूस की एक न्यूज वेबसाइट रीडोविका की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन की धरती से मॉस्को पर हमला हो सकता है। इसके पीछे जो तर्क दिया गया है उसके मुताबिक यूक्रेन के पास पहले से ही 1000 किलोमीटर तक हमला करने वाले ड्रोन हैं, जिसका मतलब है कि मॉस्को पर हमला हो सकता है, क्योंकि कीव से मॉस्को की दूरी करीब 862 किलोमीटर है। दावा किया जा रहा है कि 24 फरवरी से पहले पुतिन पर यूक्रेन हमला कर सकता है। यूक्रेन ऐसा पुतिन पर प्रेशर बनाने के लिए कर सकता है। यूक्रेन के इस एक्शन में अमेरिका समेत नाटो की मौन सहमति हो सकती है। ऐसे में यूक्रेन का निशाना रूस के परमाणु ठिकाने बन सकते हैं, क्योंकि ऐसे दावे किए जाते हैं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को रूस के कुछ गुप्त परमाणु ठिकानों का पूरा पता मिल चुका है। रूस का परमाणु तहखाना नंबर 1, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 2, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 3, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 4, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 5, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 6, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 7, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 8, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 9। ये ऐसे परमाणु गोदाम हैं जहां रूस ने अपने तमाम परमाणु बम छिपा रखे हैं। रूस के मैप पर आप ये जो पीले पॉइंट देख रहे हैं, वहां रूस ने परमाणु बम जमा कर रखे हैं। ये रूस के कुल 25 परमाणु तहखानों की पक्की लोकेशन है। रूस के मैप पर आप जो ये लाल रंग के पॉइंट देख रहे हैं, वहां रूस ने अपने टैक्टिकल परमाणु हथियार जमा कर रखे हैं। ये रूस के कुल 12 टैक्टिकल परमाणु हथियार के गोदाम की पक्की लोकेशन है। पेंटागन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु हमले से बचने के लिए रूस में पुतिन के लिए टॉप सीक्रेट परमाणु बंकर भी बनाए गए हैं। रूस के ये परमाणु बंकर साइबेरिया में बनाए गए हैं। साइबेरिया में रूस के कई परमाणु बंकर हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता होता कि पुतिन किस बंकर में मौजूद हैं। दावा किया जाता है कि पुतिन का बंकर इतना मजबूत है कि उस पर परमाणु बम का भी असर नहीं होगा। पेंटागन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत बड़ा भूमिगत परमाणु बंकर मॉस्को में भी बनाया गया है। ये बंकर मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से सटे। दावा तो यहाँ तक है कि पुतिन का सबसे खास परमाणु बंकर इतना बड़ा है कि उसमें 1 लाख लोग शरण लेकर अपने आप को परमाणु हमले से बचा सकते हैं। ये बंकर जमीन से 2 किलोमीटर अंदर है। इसे चट्टान की मोटी और कठोर परत से बनाया गया है, जिसके अंदर मौजूद लोग ना तो परमाणु हमले की चपेट में आएंगे और ना ही रेडिएशन के। न्यूक्लियर बम के चलते एक बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद सबसे अधिक खतरा रेडिएशन का होता है। रेडिएशन से बचने के लिए बंकर बनाए जाते हैं। मॉस्को पर परमाणु हमले के दौरान ये न्यूक्लियर बंकर कैसे काम करेगा, इससे भी जान लीजिए। ये जमीन के नीचे बने घर की तरह होते हैं। इनकी दीवारें मोटी कंक्रीट से बनी होती हैं ताकि रेडिएशन न पहुंचे। बंकरों में ऑक्सीजन और खाने पीने की व्यवस्था होती है, क्योंकि धमाके के कई दिनों बाद तक उसी में रहना होगा।
बंकरों की मरम्मत के अलावा पुतिन ने रूस की न्यूक्लियर फोर्स को भी किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दे चुके हैं। रूस की न्यूक्लियर फोर्स का दावा है कि वो परमाणु हमला करने में सक्षम यार्स मिसाइल को सिर्फ 7 मिनट में लॉन्च कर सकते हैं। खास बात यह है कि रूस अपने मिसाइल बेस से यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक को निशाना बना सकता है। ज़ेलेंस्की की खुफिया फोर्स अब व्लादिमीर पुतिन के हिटमैन के पीछे बहुत तेजी से लग चुकी है। इस खुफिया फोर्स ने एक के बाद एक 2 हिटमैन पर सटीक निशाना भी लगाया। व्लादिमीर पुतिन का एक जनरल भी मारा गया, इस तरह की खबर सामने निकल कर आई। जबकि पुतिन का कंकाल मैन जिंदगी और मौत के बीच अब भी जूझ रहा है। ये सब देखकर कादिर्फ अचानक कहीं गायब हो गया। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पुतिन के हिटमैन पर मंडराते हुए 2 सबसे बड़े खतरों के बारे में आज मालूम चलेगा। पुतिन को जिस जर्नल पर यकीन था कि वो कीव में घुसकर मारेगा, उसको ज़ेलेंस्की की फौज ने मार डाला। पुतिन ने जिस लड़ाके को इंसान के कंकाल के साथ यूक्रेन को दहशत में डाला, उसका खात्मा भी ज़ेलेंस्की ने कर दिया है। पहला नाम है मेजर जनरल दिमित्री उल्यानोव, जो यूक्रेन की फौज के साथ एक एनकाउंटर में मारे गए। ये पुतिन के सबसे नए हिटमैन थे, जिन पर कीव को घेरने की बड़ी जिम्मेदारी थी। दूसरा नाम है इवोर मंगुशेव। 36 साल का इवोर तब सुर्खियों में आया था जब उसने मानव कंकाल दिखाकर कहा था कि यूक्रेन का ऐसा ही हाल करेगा, इसको एक हमले में सिर में गोली लगी। मंगुशेव ने बताया था कि जो नरकंकाल उसने लोगों को दिखाया वो मारियोपोल में मारे गए अज़ोव रेजिमेंट के एक लड़ाके का है। मारियोपोल में नरकंकाल का ऐसा डरावना प्रदर्शन करके मंगुशेव ने यूक्रेन की फौज को डराने की कोशिश की थी, लेकिन सच ये है कि अब उसके ही सर में किसी ने गोली मारी है। ये पुतिन के वैगनर ग्रुप के लिए वार्निंग बताई गई है, क्योंकि पूरा शक है कि ये काम ज़ेलेंस्की की कीव सैबोटाज टीम का है। इस टीम के टारगेट पर रूस के बहुत से कमांडर रहे हैं। 44 साल के मेजर जनरल दिमित्री उल्यानोव तो एक पैरा कमांडो भी थे और रिटायरमेंट के बाद रूस के स्पेशल ऑपरेशन में शामिल हुए थे। यूक्रेन में पुतिन की 98वीं गार्ड्स एयरबोर्न डिवीजन के कमांडर रह चुके दिमित्री उल्यानोव का मारा जाना पुतिन के लिए वाकई बहुत बड़ा झटका है, लेकिन यह अकेला बड़ा शॉक नहीं है, क्योंकि पुतिन अब तक ऐसे 10 से ज्यादा बड़े कमांडर्स को यूक्रेन में खो चुके हैं। ऐसे और बड़े अफसरों की डिटेल भी हमारे पास है, पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए पुतिन को अचानक फरवरी में क्यों बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। बाइडन अचानक एक्टिव होकर नए हथियार पहुंचा रहे हैं। नेटो ने टैंक की सप्लाई तेज कर दी है। काया कैलास जैसी लीडर साबित कर रही हैं कि एस्टोनिया जैसे छोटे देश भी पुतिन को बर्बाद करने का दम रखते हैं। इसलिए युद्ध के 1 साल पूरा होने से पहले क्या पुतिन को और शॉक लगेगा? रूस का और कितना खून बहेगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि पुतिन की फौज कितनी लाश उठाएगी? युद्ध का 1 साल और लगातार अपने बड़े बड़े जनरल को खोना ये पुतिन ने बिल्कुल नहीं सोचा था। ये पुतिन के भरोसेमंद कमांडर्स ने भी उन्हें नहीं बताया था। चाहे कादिरोव या फिर सर्गेई शोइगु, पुतिन को वही बताया गया जो वो सुनना चाहते थे। और यही वजह है कि यूक्रेन में रूस का स्पेशल ऑपरेशन 1 साल बाद भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। पिछले कुछ महीनों में दिमित्री उल्यानोव सबसे बड़े अधिकारी हैं जिनको पुतिन ने यूक्रेन में खोया है। अब यूक्रेन का एक नया दावा देखिए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि पुतिन अब तक अपने 160 से ज्यादा बड़े अफसर खो चुके हैं।
इनमें 10 से ज्यादा जनरल हैं, जबकि 150 से ऊपर कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी हैं। एक युद्ध में इतने अफसरों का मारा जाना, पुतिन को इस खबर पर यकीन बिल्कुल नहीं होता, लेकिन उनकी तरफ से कोई सफाई भी नहीं आती। यूक्रेन का दावा है कि इस युद्ध में अब तक रूस के करीब 2000 छोटे बड़े अफसर मारे गए हैं। इनमें 200 से ज्यादा मेजर हैं, करीब 300 कैप्टन, 500 से ज्यादा सीनियर लेफ्टिनेंट और करीब 300 लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी थे। यूक्रेन का दावा है कि अब रूस की फौज का मौत वाला आंकड़ा फरवरी खत्म होते होते 1.5 लाख को क्रॉस कर जाएगा। अगर ये सच है तो रूस जैसी फौज के लिए ये वाकई बहुत दिल दहला देने वाले आंकड़े हैं। पुतिन इन आंकड़ों को लेकर बहुत परेशान है। ऐसी खबरें यूरोप की मीडिया में लगातार मिलती रही हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर मॉस्को में बहुत बेचैनी है और कोई भी सही फैसले नहीं ले पा रहा। ऐसी रिपोर्ट भी आती रहती है, लेकिन क्या इसमें वाकई सच्चाई है? यूक्रेन में जिस तरह की लड़ाई चल रही है, उसे देखते हुए ज़ेलेंस्की ने तो पहले ही कह दिया है कि पुतिन ने यूक्रेन के अंदर मौत का कुआं खोदा है और वो उसमें अपने फौजियों को धकेल रहे हैं। यूरोप की मीडिया ने भी दावा किया है कि पुतिन के कुएं में नए सैनिकों के लिए मौत है, जिन्हें पुतिन जबरदस्ती भर्ती कर रहे हैं। उनके लिए ना सही हथियार है, ना ही युद्ध में इलाज के लिए उनके लिए मेडिकल किट है। सर्द मौसम के लिए नए सैनिकों की खातिर सही कपड़े तक नहीं है। ज़ेलेंस्की पहले ही इस युद्ध को पुतिन का अपने लोगों से सबसे बड़ा धोखा बता चुके हैं। इस वक्त यूक्रेन के जिन फ्रंट पर लड़ाई चल रही है, वहां मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है। जंगलों के बीच लड़ाई चल रही है। खाली हो चुके रिहायशी इलाकों में गोलीबारी हो रही है। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे के खून के दुश्मन बन चुके हैं और मौत से कम कुछ नहीं चाहिए। इसी एजेंडे पर ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों की फौज काम कर रही है। Дуже сумні новини з Туреччини і з території Сирії. Там стався потужний землетрус. Багато загиблих, тисячі будинків зруйновано. Мої щирі співчуття пану президенту Туреччини Ердогану, а також тим в сирійському суспільстві, хто втратив близьких, хто втратив дім. Україна негайно відгукнулася і запропонувала Туреччині підтримку у проведенні відповідної рятувальної операції. ज़ेलेंस्की बखमुत के मोर्चे पर डटे रहने का दावा कर रहे हैं और इस बीच और यूक्रेन युद्ध को लेकर कुछ नए सवाल उठ रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि कादिरोव इस युद्ध से अचानक कैसे गायब हो गया है। खैरसोन में मिली हार के बाद जंग की कमान नए जनरल वैलेरी गेरासिमोव को सौंपना क्या सिग्नल देता है? 2023 में यूक्रेन का युद्ध अचानक बहुत क्यों बदल गया है? पुतिन का अगला कदम ज़ेलेंस्की को क्यों कंफ्यूज कर रहा है? अब एक नया वीडियो यूरोप में वायरल हो रहा है, जिसमें वैगनर ग्रुप का चीफ येवगेनी प्रिगोजिन बता रहा है कि वो सेना के एक विमान में है और वो बखमुत में उतरा है। बखमुत पर रूस का कब्जा साबित करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। Завтра сажусь на МиГ-29. Если будет желание, встретимся в небе. Если ваше возьмет... देखा जाए तो यूक्रेन युद्ध में बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा है। इसका इस्तेमाल ज़ेलेंस्की सबसे ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों का मीडिया भी उन्हीं के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। वेस्टर्न मीडिया की पहुंच दुनिया तक ज्यादा है और यहीं पर पुतिन को युद्ध को लेकर सबसे बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जब 5000 से ज्यादा इमारतें एक साथ गिर गई होंगी,
तो आखिर क्या हुआ होगा, कल्पना करना भी बेहद मुश्किल है। हॉलीवुड की किसी डरावनी फिल्म से भी ज्यादा डरावना सीन तुर्की और सीरिया के अंदर नजर आ रहा है। इन खौफनाक तस्वीरों के बीच कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं। इस रिपोर्ट में कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। बहुत बड़ा भूकंप आया। बहुत बड़ी तबाही आई। इतना बड़ा झटका कि 3 महाद्वीप एक साथ हिल गए। एक दो नहीं, 5000 से ज्यादा इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और हजारों लोग इन इमारतों में फंसकर मारे गए। इस तबाही और जलजले के बीच भी आ रही चमत्कारों की अनूठी और अनोखी कहानी। नवजात शिशु से लेकर छोटे बच्चों तक दिलों को झकझोर देने वाले दर्द के बीच भूकंप से बच निकलने वाली तस्वीरें भी लोगों को आश्चर्यचकित कर रही हैं। तुर्की और सीरिया के करोड़ों लोग कैसे इस बड़े भूकंप से संघर्ष कर रहे हैं दिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं तुर्की के कहारन मारस प्रांत में, जहां पर भूकंप का एक शक्तिशाली केंद्र था। इस भूकंप केंद्र पर कुछ भी नहीं बचा। एक के बाद एक कई इमारतें भर भरा कर गिर गईं। गिरी हुई इमारतें और उनके मलबे ये बताने के लिए काफी हैं कि भूकंप से पहले ये जगह बहुत खूबसूरत रही होगी, लेकिन अब ये शहर जैसे मरघट बन गया है। तुर्की इमारतों का कब्रिस्तान सा नजर आ रहा है और पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देखकर हैरान हो रही है कि क्या कुदरत ऐसा भी कर सकती है। क्या एक झटके में 5000 इमारतें गिर सकती हैं? अगर कुदरत का क्रोध 7वें आसमान पर है तो इंसान के अंदर जिंदा रहने की जिद का कोई सानी नहीं। तुर्की के अंदर एक छोटी बच्ची कैसे मौत को मात देकर मलबे के बीच से निकाली जा रही है, तस्वीरें पूरी दुनिया को हैरान कर रही हैं। एक और छोटी बच्ची को मलबे से बाहर निकाला गया और जो अपनी मां को पुकार रही थी, उसकी यही आवाज सुनकर राहत और बचाव कर्मी उस तक पहुंच पाने में कामयाब हो सके। तुर्की और सीरिया जैसे इस वक्त हजारों जिंदगियों के दर्दनाक किस्सों और कहानियों के थिएटर बन चुके हैं। हर एक भूकंप पीड़ित की अपनी एक कहानी है, लेकिन हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। कुछ कहानियां ऐसी हैं जो लोगों को दर्द और दुख से भर रही हैं। ऐसी ही तस्वीर सीरिया से आई जब भूकंप के समय 2 भाई एक दूसरे को अपनी बाहों का सहारा देते हुए इस दुनिया से विदा हो गए। 2 भाइयों ने एक साथ मौत को गले लगा लिया। भूकंप के बाद किस तरह तुर्की के इस्कंदरून बंदरगाह पर आग लग गई थी, ड्रोन कैमरों से ली गई ये खतरनाक तस्वीरें भी देखिए। दुनिया के 60 से ज्यादा देशों की टीमें तुर्की में मदद के लिए पहुंच चुकी हैं।
भारत की एनडीआरएफ की टीमें भी मदद, राहत और बचाव के लिए पहुंच चुकी हैं। स्पेशल विमान C-17 ग्लोब मास्टर से एनडीआरएफ की टीम 2 डॉग स्क्वाड लेकर तुर्की पहुंच चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तुर्की के भूकंप पर नजर बनाई हुई है। 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। भूकंप में राहत और बचाव का काम बहुत मुश्किल होता है। भूकंप में रेस्क्यू के लिए बहुत एक्सपर्ट टीम चाहिए। ये टीम पहले पता लगाती है कि इमारत में कहां लोग फंसे हो सकते हैं। मेज, लकड़ी के सामान या सीढ़ियों के नीचे लोगों के फंसे होने की संभावना ज्यादा होती है। इमारत के ढेर में इंसानों का पता लगाने के लिए थर्मल इमेज का भी इस्तेमाल होता है। इंसानों का पता लगाने के लिए छोटी से छोटी आवाज पर भी ध्यान दिया जाता है। बहुत हल्की आवाज को पकड़ने वाले विशेष यंत्र भी होते हैं। कंक्रीट स्लैब को चीरकर लोगों की जान बचाई जाती है। भूकंप में 13 दिनों तक राहत और बचाव अभियान चलाया जाता है, क्योंकि आमतौर पर 13 दिनों तक इंसान अधिकतम जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो 5 दिन के बाद भी इंसान के लिए जीना नामुमकिन हो सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने 7 दिन का शोक घोषित कर दिया है। तुर्की के झंडों को भी आधा झुका दिया गया है। भारत भी शोक की इस घड़ी में तुर्की के साथ है। भारत ने जो मदद भेजी है उसका धन्यवाद भारत में मौजूद तुर्की के राजदूत ने भी दिया है। India has sent 2 planes, and we really appreciate the sincere and timely help of India. It is timely because, as I said, the first 48 hours up to 72 hours are very important for rescue operations. तुर्की के 1 करोड़ 35 लाख लोग आज भी भूकंप की दहशत में जी रहे हैं, क्योंकि यहां अब भी आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी है। अगर 21वीं सदी के दुनिया के 3 सबसे बड़े भूकंपों की बात करें तो 12 जनवरी 2010 को हेती में आए भूकंप में 7 की तीव्रता के भूकंप से 3,16,000 लोगों की मौत हो गई थी। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में 9.1 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे आई सुनामी ने 2,30,000 लोगों की जान ले ली थी। 8 अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी वजह से 80,000 लोगों की जान चली गई थी। राहत और बचाव कर्मियों के लिए इस वक्त एक-एक पल की मेहनत किसी की जिंदगी बचा सकती है। इसलिए इस वक्त पूरा तुर्की अपने लोगों को बचाने के लिए एक-एक सेकंड की जंग लड़ रहा है, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया भी तुर्की और सीरिया की मदद के लिए खड़ी है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।